हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट कुछ वीडियोस में हम सिल्विया प्लाथ के वर्क को कवर कर रहे हैं। तो ये वीडियो भी उन्हीं के एक वर्क पे होने वाली है। तो जैसे कि हर वीडियो में होता है, सबसे पहले हम राइटर के बारे में बात करेंगे या फिर पोइट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद पोइट्री या तो लाइन टू लाइन, या फिर अगर ज़्यादा लॉन्ग है तो उसकी समरी, और उसके बाद उसके कुछ मेन थीम्स की डिस्कस करेंगे। तो आज की जो पोइट्री है वो होने वाली है लेडी लेज़रस की, जो कि लिखी गई है सिल्विया प्लाथ ने ही लिखी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो प्लाथ से ही। अब पहली चीज़ तो ये है कि प्लाथ की पोइट्री को समझने के लिए ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड, उनके बायोग्राफिकल फैक्ट से रिलेटेड, जो कि जानना ज़रूरी है उनकी पोइट्री को समझने के लिए। और क्योंकि वो जो चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जो हुई हैं, वही चीज़ें उनकी लाइफ में, उनके वर्क में भी कहीं ना कहीं शैडो की तरह दिखती हैं। तो इनमें क्या क्या चीज़ें हैं? एक चीज़ तो ये है कि उनके उनके जो फादर थे उनकी प्री मैच्योर डेथ हो गई थी जब जो प्लाथ थी वो बेयरली 8 ईयर्स की थी। सेकंड चीज़ जो है, जो सेकंड पॉइंट है, वो है इनका और इनके हस्बैंड का जो डाइवोर्स हो गया था, उनका जो सेपरेशन हो गया था, वो चीज़। क्योंकि इनके हस्बैंड को ये कहीं ना कहीं दिखाती है अपनी पोइट्री में एज अ फादर फिगर, जो सैरोगेट करता है, फादर फिगर की तरह देखा है। अगर आपने डैडी पढ़ी है तो उसमें आपने देखा होगा। और जो थर्ड चीज़ है इंपॉर्टेंट है, वो है इनका सुसाइडल अटैम्प्ट, कि उन्होंने बहुत सारे सुसाइड अटैम्प्ट करे थे और लास्ट में इन्होंने सुसाइड से ही इनकी डेथ हो गई थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इनकी हर पोइट्री में देखी जाती हैं, और इनके कुछ मेन थीम हैं जो कि हर एक पोइट्री में चलते हैं। और थीम में क्या बात कर रखी होती है? सबसे पहले या तो जेंडर की बात होगी, ऑपरेशन की बात होगी, सबमिसिवनेस की बात होगी, या फिर कहीं ना कहीं आपको पेट्रियार्कल सोसाइटी दिखाई देगी, ऑपरेशन दिखाई देगा, सैडनेस दिखाई देगी। ये कुछ मेन थीम होती हैं जो होंगी। अब हम बात कर रहे हैं इनकी पोइट्री की, जिसका नाम है लेडी लेज़रस की। तो लेडी लेज़रस जो है वो भी इनके सुसाइडल अटैम्प्ट को ही शो करेगी। जैसे कि मैंने अभी अभी बोला था कि इनकी पोइट्री को समझने के लिए इनकी बायोग्राफी को समझना इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने 3 बार सुसाइड अटैम्प्ट करी थी, मतलब 2 बार करी थी और थर्ड टाइम पे इनकी डेथ हो गई थी। तो उन्हीं चीज़ों को इस पोइट्री में उन्होंने शो कर रखा है कि कैसे उन्होंने सुसाइड को अटैम्प्ट किया, कैसे लोगों ने फिर से बचा लिया, उन्होंने फिर से अटैम्प्ट किया, फिर से बचा लिया गया, उसी तरीके से। तो अगर हम स्टार्ट करें इसमें बोले तो लेडी लेज़रस जो है वो बताती है इनके प्रीवियस सुसाइड अटैम्प्ट के बारे में। और जो बायोग्राफिकल अकाउंट है प्लाथ का, वो उन्हें बताता है कि वो कितनी ज़्यादा फैसिनेटेड थी टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ डाइंग, कि वो जो मरने का जो आइडिया होता है, डेथ की जो एक सेंस होती है, वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग दिखाती थी, फैसिनेटेड थी उस आइडिया की तरफ। और ये सिर्फ ये अकेली नहीं थी, ये जो पैशन था डेथ के टूवर्ड्स, ये जो पैशन था, ये अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करती है। उनकी फ्रेंड जो थी वो भी एक पोइट थी, उनका नाम था एन सेक्सटन। और ये दोनों मिलकर ही बहुत बार इन इन सब चीज़ों के बारे में बातें किया करती थी। अब यहाँ पर जो एना थी, इनकी जो फ्रेंड थी एना सेक्सटन, उनके एक वर्ड, उनके कुछ वर्डिंग्स हैं। उसमें बोला गया है, सिंस यू आस्क्ड मोस्ट डे आई कैनॉट रिमेंबर, आई वॉक इन माई क्लॉथिंग एंड अनमार्क्ड बाय दैट वॉच, देन द मोस्ट अननेमेबल लस्ट रिटर्न। और यहाँ पर बात हो रही है डेथ की, कि जो उनकी वांटिंग थी, वांटिंग टू डेथ की ये लाइन्स हैं जो कि उन्होंने लिखी, उनकी फ्रेंड ने लिखी हैं। तो ये तो है कि इनका जो लस्ट था सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पैशन की तरफ, उसको शो कर रहा है। जो इनका एक डिज़ायर थी एनिहिलेशन की तरफ। एनिहिलेशन क्या होता है? किसी चीज़ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना। और इस यहाँ पर ये किसको डिस्ट्रॉय करने की बात कर रही है? अपनी बॉडी को, अपने आप को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रही है। और क्यों कर रही है वो अब हमें इस पोइट्री में देख। तो पोइट्री में कुछ 83-82 लाइन्स हैं, तो लाइन टू लाइन में नहीं करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्लाथ जो है उन्होंने लिखी थी लेडी लेज़रस 1962 में। और ये किस टाइम पे लिखी गई थी? जब इनके डेथ होने वाली थी, उनके कुछ मंथ पहले की, क्योंकि उन्होंने सुसाइड करी थी 1963 में। और 1962 में इन्होंने जब ये पोइट्री लिखी, तो ये पोइट्री का जो टाइम था, जिस टाइम पे इन्होंने लिखी, ये बोला जाता है कि इनका सबसे बेस्ट टाइम था जब इन्होंने बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें लिखी हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ अपने पोइट्री में डाले हैं। और ये पोएम इनकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट्री में इंक्लूड की जाती है। जो लेडी लेज़रस है वो इसका टाइटल भी है और स्पीकर भी है, मतलब जो इसमें लेडी बोल रही है, जो पोइट बोल रही है, उसका नाम भी लेडी लेज़रस है और उसका टाइटल भी लेडी लेज़रस है। और ये लेडी लेज़रस जो है, ये एक बिब्लिकल लेज़रस से लिया गया है। वो पर्सन, उस पर्सन की तरह, उस मैन की तरह जिसे जीसस ने रिजरेक्ट किया था, मतलब कि उसके डेथ से उसको लाइफ में दोबारा लेकर आए थे। मच लाइक द बिब्लिकल Lazarus, the man Jesus resurrected from the death in the Gospel of John, the speaker is also resurrected from the external forces and more than once। यहाँ पे क्या बोला गया है कि बिब्लिकल स्टोरी की तरह ही है ये भी। इसमें जो स्पीकर हैं उन्हें भी बहुत बार
डेथ से लाइफ में दोबारा लाया गया है। एक बार नहीं, कई बार, मोर देन वंस लाया गया है। और ये जो रिजरेक्शन है उनका, डेथ के बाद दोबारा से आने का, लाइफ में आने का, ये कैसा है? ये अनवांटेड है, वो ये नहीं चाहती है। द स्पीकर रिवील्स शी वांट टू डाई इन ऑर्डर टू एस्केप द प्रोफाउंड सफरिंग कॉज्ड बाय लिविंग इन एन ऑप्रेसिव मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो स्पीकर है, जो पोएट है, वो मरना चाहती है। और क्यों मरना चाहती है? इन ऑर्डर टू एस्केप। और किससे बचना चाहती है वो? जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जो ऑप्रेसिव सोसाइटी है, उनकी जो सफरिंग है, उनसे बचना चाहती है। इसीलिए चाहती है कि उनकी डेथ हो जाए, वो सुसाइड कर लें। Instead, the speaker is forced to come back to life, each revival a carnival-like performance. लेकिन हर बार क्या होता है, स्पीकर को फोर्स किया जाता है कि वो दोबारा से लाइफ में आ जाएं। जैसे कि अगर हम रियल में बात करें तो उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट करी, लेकिन वो बच जाती हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो उन्हें फिर से ट्रीट कर देते हैं, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दे देते हैं, वो दोबारा बच जाती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो दोबारा से ज़िंदगी में वापस आने का ये जो रिजरेक्शन है, ये अनवांटेड है, वो ये नहीं चाहती हैं। और ये बार बार होता है। और उसके बाद कैसा लगता है, जो लाइफ कैसी हो जाती है? कार्निवल लाइक परफॉर्मेंस हो जाती है। लोग आते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर स्पीकर क्या कह रही है? द स्पीकर वॉन्ट्स हर एनिमीज़। यहाँ पर वो अपने एनिमीज़ को वॉन्ट कर रही हैं। और वॉन्ट एनिमीज़ कौन है? वो मैन है जो उन्हें दोबारा से बार बार हु ब्रिंग हर बैक टू लाइफ, जो उसे बार बार ज़िंदगी में वापस लेकर आते हैं। इवेंचुअली शी विल रिटर्न एंड ईट मैन लाइक एयर। और एक दिन ऐसा होगा कि वो जब वापस आएगी तो वो सभी जो मैन हैं, ईट मैन लाइक एयर, कि जो आदमी है, जो मैन है, वो उन्हें खा लेगी, उन्हें ख़त्म कर देगी, बिल्कुल हवा की तरह। और यहाँ पर ही दिखाया गया है जो उसका एम्पावरमेंट होगा, वो हो सकता है लास्ट में। तो हम पोइट्री में देखेंगे कैसे वो सफ़र कर रही है और लास्ट में कैसे उन्हें पावर मिल जाती है। अब यहाँ पर मेटाफर यूज़ किया गया है डेथ का और रिजरेक्शन का। डेथ हो गई, ठीक है। रिजरेक्शन मतलब डेथ से वापस आना। तो यहाँ पर जो प्लाथ है वो एक डार्क इंसाइट दे रही हैं, सुसाइडल माइंड को दिखा रही हैं और सोसाइटी को क्रिटिक कर रही हैं। उस सोसाइटी को जहाँ पर बहुत ज़्यादा सफरिंग है और जहाँ पे जो लोग हैं, जो लोग नहीं बोल सकते हम, जहाँ पर जो विमेन हैं, हम ये बोल सकते हैं जो फीमेल है, जो विमेन है, वो फैसिनेटेड है डेथ की तरफ। और जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा सफरिंग से भरी हुई है, हॉरर से भरी हुई है। और जो विमेन है उनको यही सब फेस करना पड़ता है इन अ पैट्रियार्कल वर्ल्ड। अब स्टार्टिंग में क्या बोला गया है? आई हैव डन इट अगेन, 1 year in every 10 आई मैनेज्ड इट। अब स्टार्टिंग की 3 लाइन पढ़ने के बाद आपको ये नहीं पता चलेगा कि इन्होंने क्या किया है। आई हैव डन इट अगेन, अभी इट का मतलब क्या है पता नहीं, इन्होंने क्या किया है नहीं पता। अगेन मतलब इन्होंने एक बार फिर से किया है, लेकिन हमने पहले ही बात कर ली कि उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पर इट का मतलब हो गया कि उन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश करी। अगेन, एक बार फिर से। 1 year in every 10, हर 10 साल में एक बार। उनकी डेथ हुई थी नियरली 26 या 30s के अराउंड में, 30 ईयर की जब वो थी, 31। तो मतलब हर 10 साल में एक बार, क्योंकि उन्होंने 2 बार अटैम्प्ट करी थी और थर्ड टाइम उनकी डेथ हो गई थी, इसीलिए बोला गया है 1 year in every 10। अब क्या बोला है कि अ सॉर्ट ऑफ वॉकिंग मिरेकल, माई स्किन ब्राइट एंड शेड, माई राइट फूड अ पेपर वेट। यहाँ पर अब अपने आप को ये बताएंगी, वो कैसे बता रही है? ये बता रही है कि ये जो जिंदा है, आई एम अ काइंड ऑफ लिविंग मिरेकल, वो एक मिरेकल की तरह है। क्यों है? क्योंकि उनकी जो स्किन है वो इतनी ज़्यादा वाइट है कि वो जो लैम्प शेड होता है नाजियों का, उसकी तरह दिख रही हैं। और ये जो लैम्प शेड है वो किससे बनाया जाता है? जो जूइश लोग थे, जो हॉलोकॉस्ट में मारे गए थे, जो एक हॉलोकॉस्ट हुआ था, आप सबको पता होगा, जिस टाइम पे हिटलर था, तो उस टाइम पे जो हॉलोकॉस्ट हुआ था, उस टाइम पे जो जूइश लोग मारे गए थे, उनके स्किन से बनाया हुआ एक लैम्प शेड, उसकी तरह इनकी स्किन दिख रही है इस टाइम पर। और ये बोलती हैं कि इनका जो राइट फुट है वो इतना हैवी है जैसे कि एक पेपर वेट होता है। इनका जो फेस है, अगर हम बात करें उनके फेस की, तो वो कह रही हैं कि वो विदाउट इट्स यूजुअल फीचर, उसमें कोई फीचर नहीं है, वो कैसे दिख रही है? एक जूइश क्लॉथ की तरह दिख रही हैं, जिसमें कुछ नहीं है, एक फाइन पीस है जूइश क्लॉथ का। अब आगे वो बोल रही है पील ऑफ द क्लॉथ, इस क्लॉथ को अगर हटा दिया जाए, उस स्किन को हटा दिया जाए, यू माई एनिमी। यहाँ पे एनिमी कौन है? मेल सोसाइटी की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है कि क्या वो उन्हें डराएंगी? डू आई स्कैर यू विदाउट माई नोज़, कि वो अपने नोज़ के बिना क्या उन्हें डराएंगी? क्या उनकी जो आंखें हैं, उनकी आंखों के बिना, जो उनकी आंखों का जो सॉकेट है वो उन्हें डराएगा? और क्या उनकी जो टीथ है, टीथ का जो सेट है एक स्कल की तरह, क्या वो उन्हें डराएगा? अब आगे वो बोल रही हैं पोइट्री में कि जो स्मेल है, जो सोर्स स्मेल है उनके डिके की, कि अभी बात हो रही है कि उनकी डेथ हो गई है। उन्होंने ऐसा बोला है कि उनकी डेथ हो गई है, और उनकी डेथ के बाद क्या हो रहा है? उनकी बॉडी डिके होना स्टार्ट हो गई है।
जो डिकम्पोज होती है बॉडी वो स्टार्ट हो गई है। अब वो बोल रही है कि जो स्मेल है, सोर स्मेल है, एक गंदी बदबू आ रही है डिके होने की, उनकी ब्रीथ की, वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगी उस दिन में, वो दिन में जाकर खो जाएगी। विल डिसअपियर इन अ डे, सून वेरी सून द स्किन दैट डिके इन माई टॉम्ब विल बी बैक ऑन माई बॉडी। अब यहाँ पर क्यों बोला गया है बैक ऑन माई बॉडी? क्योंकि उन्हें एक बार फिर से बचा लिया जाएगा। जहाँ पर एक तरफ उनकी बॉडी डिके होने वाली थी, वहीं पर दूसरी तरफ उन्हें फिर से बचा लिया जाएगा, उन्हें दोबारा से बैक टू लाइफ ला दिया जाएगा, बैक टू लिविंग वर्ल्ड ला दिया जाएगा। एंड आई विल बिकम अ स्माइलिंग वुमेन अगेन, कि एक बार फिर से वो हंसती हुई वुमेन बन जाएगी। हालांकि उनकी कोई सफरिंग है, लेकिन वो फिर से हंसती हुई वुमेन बन जाएगी। आई एम ओनली 30 years old एंड लाइक अ कैट आई ऑल्सो हैव 9 times टू डाई। वो बोल रही हैं कि वो 30 साल की हैं, एक कैट की तरह हैं, और उनके पास 9 टाइम और है मरने के लिए, 9 बार वो और मर सकती हैं। वो कह रही हैं कि मैं अभी करंटली डेड हूँ, आई एम करंटली डेड एंड दिस इज़ द 3rd time आउट ऑफ 9। अब यहाँ पे 9 की बात कर रखी है, मतलब 3rd time में, जब 30s में जब वो थी, उन्होंने सुसाइड करी, उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि करंटली वो डेड डेड हैं, वो मर चुकी हैं, और ये उनका तीसरी बार है 9 में से, क्योंकि ये कैट की कंपेयर किया था इन्होंने अपने आप को कैट से। वो बोलती है कि व्हाट अ शेम टू डिस्ट्रॉय ईच डिकेड लाइक दिस, कि कितना बेकार है हर एक डिकेड को, हर 10 सालों को इस तरीके से बर्बाद करना। सी द मिलियन फ्लैशिंग बल्ब्स, द क्राउड क्रंचिंग ऑन पीनट्स, कि उनको देखो, जो फ्लैशिंग बल्ब्स हैं, मिलियंस ऑफ फ्लैशिंग बल्ब्स हैं, वो हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, या फिर जो बरियल हो रही हैं, जो लोगों को दफनाया जा रहा है, उसको देखो। और इस तरीक़ों को देखने के बाद उन्हें क्या दिखता है? सिर्फ सफरिंग दिखती है। आगे वो क्या कहती हैं, जो जब उन्हें दफनाया जाएगा या फिर जब उन्हें जलाया जाएगा, तो वो जो परफॉर्मेंस है, उसको इन्होंने एज अ थिएटर दिखा दिया है, कि उसको देखने के लिए बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा हो रखी है, उनकी सफरिंग को देखने के लिए, उनको डेथ में जलते हुए मरते हुए देखने के लिए। अब वो आगे वो क्या कहती हैं, जेंटलमैन एंड लेडीज़ ऑफ द क्राउड, हियर आर माई हैंड्स, कि जितने भी लोग खड़े हैं, कि यहाँ मेरे हैंड हैं, यहाँ पर मेरी नीज़ है, यहाँ पर मेरी स्किन है, यहाँ पर मेरी बोन्स है, और सब क्या है? रिगार्डलेस है। आई केम बैक एज द सेम आइडेंटिकल वुमेन आई वॉज बिफोर आई डाइड। और उसके बाद क्या होगा? वो फिर से वापस आ जाएंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसी वो पहले हुआ करती थी, मरने से पहले जैसी थी। द फर्स्ट टाइम आई डाइड आई वॉज 10 year old, इट वॉज एन एक्सीडेंट। आगे वो क्या शेयर कर रही हैं? वो कह रही हैं कि जब वो पहली बार मरी थी, मतलब जो इन्होंने पहली बार जब सुसाइड किया था, वो कितने साल की थी? 10 years की थी, और वो एक एक्सीडेंट था। द सेकेंड टाइम आई डाइड वॉज इंटेंशनल, दूसरी टाइम जब उन्होंने किया वो इंटेंशनल था, उनकी लॉन्गिंग थी, उनकी विश थी कि वो उनकी डेथ हो जाए, उनकी विश थी कि वो सुसाइड अटैम्प्ट करें और वो सक्सेसफुल हो जाए मरने में। आई मीन इट लास्ट एंड नेवर कम बैक, उन्होंने वो चाहा था कि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और वो कभी भी वापस ना आ पाए। आई रॉक्ड इन टू अ बॉल शटिंग माई सेल्फ ऑफ टू द वर्ल्ड लाइक अ शीशेल। वो क्या कह रही है कि अपने आप को उन्होंने एक बॉल की तरह, एक रॉक की तरह बनाया, अपने आप को शीशल की तरह पानी में डाल दिया, शीशल की तरह, जैसे पानी में होते हैं शीशल, उसकी तरह हो गया, ताकि वो अपने आप को बाहर की दुनिया से, बाहर के वर्ल्ड से अलग कर सके। People had to call and call for me to come back to life and had to pick off the worms which had already begun to infest my dying body as though they were pearls that were stuck to me। आगे वो बोल रही है कि लोग फिर से आएंगे, फिर से उन्हें बुलाएंगे, उन्हें दोबारा से लाइफ में आने के लिए बोलेंगे, लेकिन उस टाइम तक क्या होगा? जो बॉम्ब्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, या फिर जो बाकी चीज़ें हैं, वो उनकी बॉडी को डिके करना शुरू कर चुके होंगे। और यहाँ पर इन सब चीज़ों को क्या बोला गया है? पर्ल्स बोला गया है, मोतियाँ बोला गया है, कि जो बॉडी को डिकम्पोज करने वाले इंसेक्ट होते हैं, उनको बोला गया है कि वो मोतियों की तरह है। और क्यों बोला गया है वो मोतियों की तरह? क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी डेथ हो जाए। और मोतियाँ क्या होती है, जो पर्ल्स होती है, कैसी होती है कि हमें वो फैसिनेटिंग लगती है, हमें डिज़ायरेबल लगती हैं, तो डेथ इनके लिए डिज़ायरेबल थी, तो इसीलिए वो उस चीज़ को शो कर रही हैं। लाइक एवरीथिंग एल्स डाइंग इज़ एन आर्ट फॉर्म, वो कहती हैं कि हर एक चीज़ की तरह, बाकी चीज़ों की तरह, जो मरना है वो भी एक कला है, एक आर्ट फॉर्म है, एक स्किल है जो हर किसी को नहीं आती है। आई एम एक्सट्रीमली गुड एट इट। और जो प्लाथ है, जो स्पीकर है, लेडी लेज़रस है, वो इस चीज़ में बहुत माहिर है। ये जो आर्ट है, ये जो स्किल है, मरने की जो कला है, वो इसमें बहुत माहिर है। और इन्होंने बहुत बार ट्राई किया है ऐसा करने का, ट्राई टू डाई और फील टेरिबल। उन्होंने जब ट्राई किया, और क्यों किया? क्योंकि वो जो उनकी फीलिंग थी, जो वो फील करती थी, वो टेरिबल थी। जो वर्ल्ड में रहना था वो उनके लिए क्या था? लाइक लिविंग इन अ हेल, कि हेल में रहने की तरह था वो।
उन्होंने मरना चाहा क्यों? ताकि वो फ़ील कर सकें एक्चुअल डाई को। वो जो मर रही थी रियल वर्ल्ड में रहने को वो जो मर रही थी रियल वर्ल्ड में रहते-रहते वो जो सफ़रिंग थी उसकी वजह से, उसकी जगह वो चाहती हैं कि वो रियल में एक्चुअल डाइंग को फ़ील कर सकें क्योंकि वो उनके लिए ज़्यादा डिज़ायरेबल है। आई गेस यू कुड से दैट डाइंग इज़ माई कॉलिंग सिंस आई एम सो गुड एट इट। कि ये जो डाइंग है, ये जो सफ़रिंग है या फिर ये जो सुसाइडल अटेम्प्ट है, ये इनकी कॉलिंग है, ये इनकी विश है। और ये बोलती हैं कि जो मरना है वो बहुत इनफ है, बहुत ज़रूरी है उनके लिए। और सेल में मरना तो बहुत बहुत ही ईजी है। यहाँ पर सेल की बात हो रही है, मे बी ये मेंटल हॉस्पिटल की बात हो या फिर प्रिजन की बात हो, क्योंकि जो प्लाथ है वो मेंटल हॉस्पिटल में भी थी कुछ टाइम पे, क्योंकि उन्हें सफरिंग बहुत ज़्यादा थी, उनका जो मेंटल डिसऑर्डर था वो बहुत ज़्यादा था। इट्स ईजी इनफ टू डाई एंड स्टे इन वन प्लेस। ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी काम है कि तुम वहाँ पर मरो और एक ही जगह पर रहो। और इट्स द ड्रामेटिक रिजरेक्शन। ड्रामेटिक क्यों बोला गया है? क्योंकि वो दोबारा से दोबारा बार बार अपनी लाइफ में वापस आती हैं और फिर जगह पर उसी प्लेस में सेम बॉडी में सेम उसी चीज़ में, और वो कहती हैं इट्स अ मिरेकल। क्यों? क्योंकि वो मरना चाहती है, वो बार बार वापस आ रही थी, एक मिरेकल ही। सो सर डॉक्टर, सो सर एनिमी, आई एम योर ग्रेट आर्टिस्टिक वर्क, आई एम योर वैल्यूएबल आइटम लाइक अ बेबी मेड आउट ऑफ प्योर गोल्ड दैट when dying melt until there is nothing but the sound of screaming। कि जो एनिमीज़ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि डॉक्टर उन्हें बार बार बचा रहे थे, तो वो उनको बोलती हैं डियर सर, डियर एनिमी को भी बोल रही हैं कि वो कैसी हैं। ये उनके ग्रेट आर्टिस्टिक वर्क है, ये इनका एक वर्क है और बिल्कुल एक वैल्यूएबल चीज़ की तरह है, एक ऐसे बेबी की तरह है जो प्योर गोल्ड से बना है। और जब वो मरेगा, वो बच्चा मरेगा, वो जो बेबी मरेगा, वो मेल्ट होगा क्योंकि वो गोल्ड से बना है। और लास्ट में क्या रहेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ स्क्रीमिंग की कुछ आवाज़ रहेगी, चीखने की कुछ आवाज़ें रह जाएंगी। आई टर्न अवे फ्रॉम यू एंड बर्न अलाइव। मैं तुमसे हट जाऊंगी और मैं जो बर्न है, मेरी जो डेथ है, जो मेरे को बर्न होना है, वो अकेले होगा, वो जिंदा जलेगी। डोंट थिंक आई अंडर एस्टिमेट, जस्ट डोंट नो हाउ कॉन्सेंट्रेटेड यू आर फॉर मी। अब आगे वो क्या करें? उनकी डेथ हो गई, वो जल गई। अब जलने के बाद वो क्या कह रही हैं? नाउ आई एम जस्ट ऐश। ऐश मतलब राख। कि अब वो क्या है? जस्ट वो ऐश है और उस ऐश को पोक कर रहे हैं लोग, कि जो लोग हैं वो पोक कर रहे हैं और जो बोन्स है वो सिर्फ वही बची है, उनका जो फ्लैश है उसके लिए ढूंढ रहे हैं, बोन्स के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। उस राख में उन्हें कुछ नहीं मिला। और क्या मिला वहाँ पे? क्या मिलता है? एक वेडिंग रिंग मिलती है, एक गोल्ड टूथ फिलिंग मिलती है, अ बार ऑफ सोप मिलता है। और उसके बाद क्या बोला गया है? सर गॉड, सर लूसीफर, बी अवेयर, बी अवेयर। आउट ऑफ द एशेज आई विल राइज, माई हेयर रेड लाइक फोनिक्स फेदर, एंड आई विल ईट मैन लाइक दे आर नथिंग। तुम्हें वहाँ पे कुछ नहीं मिला जो तुम ढूंढ रहे थे, ना मेरी फ्लैश मिली, ना मेरी बोन्स मिली। और वहाँ पर क्या मिला? कुछ वेडिंग रिंग मिली, एक वेडिंग रिंग, गोल्ड की कुछ चीज़ें मिली, सोप मिला, ये सब मिला। और उसके बाद क्या हुआ? वो दोबारा से उसमें से उठेगी, उस राख में से उठेगी, उसके जो हेयर होंगे वो रेड होंगे। और यहाँ पर एक रेफरेंस दिया गया है फोनिक्स का। फोनिक्स के जो एक बर्ड थी जो कि जिसकी डेथ हो जाती है, मतलब वो जल जाती है और बाद में वो अपनी राख से ही दोबारा से उठती है। इसका भी एक मिथ है, माइथोलॉजी में इसकी रेफरेंस दे रखे हैं। तो वो बोल रही है कि वो उठेगी और वो क्या करेगी? आई विल ईट मैन लाइक दे आर नथिंग। वो लोगों को, जो मैन है, उन्हें ख़त्म कर देगी जैसे वो कुछ नहीं है। लाइक आई एम सिंपली ब्रीथिंग। जिस तरीके से वो सांस ले रही है, जैसे वो सांस ले रही है, उसी तरीके से लोगों को ख़त्म कर देगी। और यहाँ पर जो पोइट्री है वो मेनली ख़त्म होती है। अब बात आती है इसमें थीम्स के। तो थीम्स क्या क्या है? एक तो डेथ और सुसाइड है, क्योंकि डेथ तो पूरी पोइट्री में आपने देखा कि वो डेथ चाहती है, लॉन्गिंग कर रही है डेथ के लिए, वो डेड होना चाहती है, सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहती हैं। और डेथ उन्होंने क्यों करना चाह रही है वो? क्योंकि जो सोसाइटी है उसकी वजह से। एक तरफ तो डेथ का वो जो थीम है वो दे रखा है, दूसरी तरफ जेंडर और ऑपरेशन दे रखा है। और जेंडर और ऑपरेशन क्यों दे रखा है? क्योंकि बोला गया है एक वुमेन के प्रोस्पेक्टिव से, लेडी लेज़रस जैसे कि टाइटल नाम दे रहा है, तो लेडी लेज़रस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूरी पोइट्री लिखी गई है। और ये क्या कर रही है? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को टारगेट कर रही है और ब्लेम कर रही है उसकी सफरिंग के लिए। उन सभी मैन को ब्लेम कर रही है, उन सभी मैन को जो कि इन्हें सफरिंग के लिए मजबूर करते हैं, इनकी लाइफ में जो सफरिंग है उनके लिए मजबूर करते हैं और कहीं ना कहीं इन्हें ऑपरेस करते हैं। और आगे बोला गया है वो स्ट्रांगली चाहती हैं, इन लोगों को मेंशन कर रही हैं, चाहे वो उनको प्यार करने वाले हों, चाहे वो डॉक्टर हो, क्यों उनके पास वो राइट नहीं है कि वो दोबारा से उनको वापस ला सके लाइफ में? क्यों नहीं है? एक तरफ बात करें सफरिंग की और दूसरी तरफ बात कर रखी है कि एक विमेन को अपनी बॉडी पर इतना भी हक नहीं है, इतना भी राइट नहीं है ओवर द बॉडी कि वो अपनी मर्जी से मर सके।
क्यों? क्योंकि एक तरफ जो मेल डोमिनेंसी है, मेल जो पैट्रियार्की है, वो दोबारा से जो राइट है वो दोबारा से मेन के पास है, वो दोबारा से उसे लाइफ में लेकर आ रहे हैं। और इसीलिए जो प्लाथ है या फिर जो स्पीकर है वो चाहती है कि उनकी डेथ हो जाए, वो मरना चाहती हैं, क्योंकि सिर्फ एक यही एक चीज़ है जो मेटाफर है डेथ का, वही दिखा रहा है कि थ्रू द डेथ जो लेडी लेज़रस है या फिर जो पोइट है प्लाथ है, उनकी अपनी बॉडी पर एक तरीके से कंट्रोल हो सकता है, वो कंट्रोल को शो कर सकती हैं। अब जो तीसरा जो थीम है वो बोल सकते हैं हम सफ़रिंग का और परफॉर्मेंस का है। सफ़रिंग का क्या है, कैसे बता रखा है कि डाइंग इज़ अ आर्ट, कि जो मरना है, जो डेथ है, वो भी एक आर्ट है बाकी हर एक चीज़ की तरह। तो जो सफ़रिंग है, जो डेथ है, वो एक परफॉर्मेंस की तरह शो कर रखी है। उनकी जो डेथ दिखाई गई थी कि वो जब वो बर्न होंगे तो लोग आके तमाशा देखेंगे, जो जेंटलमैन है और जो लेडीज़ हैं वो आकर खड़ी हो जाएंगी, तो उसको शो कर रखा है कि कैसे जो उनकी डेथ की जो टाइमिंग है वो परफॉर्मेंस है, लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए एक परफॉर्मेंस की तरह है, जो कि उस शो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एगर हैं, वांट कर रहे हैं, लॉन्गिंग कर रहे हैं उस चीज़ को देखने के लिए। और जो पोएम है वो डीपली क्रिटिकल है सोसाइटी की ट्विस्टेड फैसिनेशन के लिए, जो दूसरों की सफरिंग होती है, जैसे कि कोई लोग सफ़र करते हैं तो दूसरे लोग आके वो देखते हैं, तो उसी चीज़ को शो कर रखा है कि जो सोसाइटी है उसकी फैसिनेशन को दिखा रखा है, दूसरों की सफरिंग होती है तो लोग कैसे खुश होते हैं। और यहाँ पे स्पीकर जो है वो डिस्क्राइब करता है अपनी डेथ को और रिजरेक्शन को एज अ थिएटिकल सेंस में, कि जो थिएटर होता है उसकी तरह। इन शॉर्ट में अगर मैं बात करूँ तो लेडी लेज़रस में सिर्फ उन्होंने अपनी डेथ को शो किया है कि कैसे जो उनकी डेथ है वो एक मिरेकल है, मतलब जो उनको दोबारा से ज़िंदगी में लाया जाता है, रिजरेक्शन है वो उनका एक मिरेकल है। वो अपने 3 टाइम्स को डिस्क्राइब करती हैं कि फ़र्स्ट टाइम जब वो थी वो बच्ची थी, जब उन्होंने 10 साल पे वो फर्स्ट उन्होंने अपनी अटैम्प्ट करी थी, उसके बाद सेकेंड टाइम पर उन्होंने अटैम्प्ट करी, दूसरे टाइम पर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने आप को शीशल की तरह देखा था, कि जैसे कि रॉक में वो अपने आप को पानी में डाल दे उसकी तरह। और तीसरी बार उन्होंने बता रखा है कि उनकी कैफ़े डेथ हुई, और जब वो जलने लग गई, मतलब कि जब जो बर्न्ड हुई थी, बर्न्ड अलाइव हुई थी, उसके बाद लोग उन्हें देख रहे थे, और उसके बाद वो अपनी ऐश में से, अपनी जो राख होती है जलने के बाद, उसमें से निकल कर आती हैं, वापस आती हैं लाइफ में। और इस बार वो क्या कर रही हैं, मैन को बी अवेयर कर रही हैं। और इसके साथ ये जो पोइट्री है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट पोइट्री।